कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है, जहां मरीजों के बीच एक बूढ़ा आदमी लगातार अपने हाथ ऊपर उठाकर पूछता रहता है, तुम्हें कितनी उंगलियां दिख रही हैं? जब लोग सही उत्तर देते हैं तो वह परेशान हो जाता है, मानो वह किसी और जवाब की उम्मीद कर रहा हो। उसी अस्पताल में पैच नाम का एक और मरीज है, जिसका रूममेट रूडी काल्पनिक गिलहरियों से डरता है। अस्पताल का इलाज मरीजों की समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के बजाय दवाओं पर ज्यादा केंद्रित है। एक दिन पैच अस्पताल के मनोवैज्ञानिक से अपने बचपन के आघात के बारे में बात करता है, जो उसके पिता के कारण हुआ था। हालांकि मनोवैज्ञानिक उसकी बात सुनने के बजाय नोट्स लिखने में व्यस्त रहता है। इससे पैच को एहसास होता है कि वह यहां से वह मदद नहीं पाएगा जिसकी उसे जरूरत है। धीरे धीरे वह चीजों को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है और मरीजों के साथ मजाक मस्ती शुरू कर देता है, भले ही उसका मतलब कभी कभी उन्हें चिढ़ाने वाला हो। पैच की मुलाकात उस बूढ़े आदमी आर्थर मेंडेलसन से होती है, जो वास्तव में एक शानदार आविष्कारक और संरक्षक है। आर्थर उसे सिखाता है कि समस्या को देखने के पारंपरिक तरीकों से परे भी नजरिया अपनाना चाहिए। एक रात पैच अपने रूममेट रूडी को उसकी गिलहरियों के डर से उबारने के लिए एक योजना बनाता है। वह खेल का माहौल तैयार करता है, जहां वे काल्पनिक गिलहरियों की सेना से लड़ते हुए बाथरूम तक पहुंचते हैं। इस खेल से रूडी का डर कम हो जाता है। कुछ समय बाद पैच को यह एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है। वह मानसिक संस्थान से निकलने के बाद इधर उधर भटकता है, लेकिन अब वह स्पष्ट है कि उसे उन मरीजों की मदद करनी है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2 साल बाद पैच वर्जीनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और वहां का सबसे उम्रदराज प्रथम वर्ष का छात्र बन जाता है। वह अपना छात्रावास एक अन्य छात्र मिच रोमन के साथ साझा करता है, जो बेहद प्रतिभाशाली और एक महान डॉक्टर बनने के जुनून से भरा हुआ है। मिच और पैच की पहली मुलाकात में ही यह साफ हो जाता है कि मिच को पैच की गंभीरता की कमी बिल्कुल पसंद नहीं है। कक्षाओं के पहले दिन विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर वॉलकोट स्टूडेंट का स्वागत एक उग्र भाषण से करते हैं। वह बताते हैं कि डॉक्टर भी इंसान हैं और डर व थकान जैसी भावनाएं उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने वादा किया कि वे छात्रों को न केवल कुशल डॉक्टर बनाएंगे, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण भी करेंगे। जहां बाकी छात्र इस भाषण से प्रभावित लगते हैं, वहीं पैच किसी और चीज में व्यस्त है। वह अपनी सहपाठी करेन को देख रहा है। ब्रेक के दौरान वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करेन उसे अनदेखा कर देती है और साफ कहती है कि वह यहां पढ़ाई करने आई है, दोस्त बनाने नहीं। पैच इस अस्वीकृति को हंसी में लेता है और तुरंत अपने सहपाठी ट्रूमैन शिव से दोस्ती कर लेता है। पैच और ट्रूमैन के बीच प्रिंसिपल के भाषण को लेकर बातचीत होती है। दोनों इस विचार से सहमत नहीं हैं कि डॉक्टरों को भावनाहीन मशीन की तरह होना चाहिए। पैच मानता है कि डॉक्टरों को किताबों से ज्यादा मरीजों से सीखना चाहिए। हालांकि वह जानता है कि प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते उसे यह करने की अनुमति नहीं है। एक दिन वह अस्पताल के वार्ड का दौरा करने के लिए सफेद कोट पहनकर तीसरे वर्ष के छात्रों के साथ शामिल हो जाता है। वहां वह देखता है कि डॉक्टर मरीजों को सिर्फ उनकी बीमारियों से पहचानते हैं, जिससे मानवीय संबंध खत्म हो जाते हैं। पैच को यह रवैया अस्वीकार्य लगता है। वार्ड में कुछ नर्सें उसे कमरा नंबर 305 में जाने से मना करती हैं, जहां एक मरीज श्री एडम्स टर्मिनल अग्नाशय कैंसर से पीड़ित हैं। इसके बाद पैच बाल चिकित्सा वार्ड में जाता है, जहां वह बच्चों को उदास और चुपचाप लेटे हुए देखता है। कई बच्चों के सिर मुंडे हुए हैं, जो उनकी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत देते हैं। उनकी हालत देखकर पैच उन्हें खुश करने का फैसला करता है। वह पास में रखे एक पिपेट बल्ब को अपनी नाक पर लगाकर जोकर जैसा दिखने की कोशिश करता है। बच्चे उसकी हरकतों पर हंसने लगते हैं और जल्द ही पूरा वार्ड बच्चों की हंसी से गूंज उठता है। एक नर्स यह देखने के लिए आती है कि क्या हो रहा है और पैच को मरीजों के सामने यह सब करते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद पैच को तुरंत प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया जाता है। वॉलकोट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम वर्ष के छात्रों का मरीजों से सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। जब पैच ने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो वॉलकोट ने उसे सख्ती से चुप कराते हुए याद दिलाया कि नियमों का निर्धारण वही करता है। यह साफ हो गया कि वॉलकोट को पैच बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी ओर पैच अपनी लापरवाह हरकतों और मरीजों से संपर्क बनाए रखने के प्रयासों में लगा रहता है। सहपाठियों की नजरों में वह एक उपद्रवी बन गया, जिससे मिच की उसके प्रति नफरत और बढ़ गई। करेन ने भी उसे अपने अध्ययन समूह में शामिल करने से इनकार कर दिया। हालांकि पैच को इसकी परवाह नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल मरीजों को हंसाना और खुश करना था। धीरे धीरे वह नर्सों और मरीजों के बीच लोकप्रिय हो गया। कुछ दिनों बाद पहले सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित हुए।
करेन ने देखा कि उसने 79% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पैच, जिसे वह बेवकूफ समझती थी, पूरे बैच में दूसरे स्थान पर था, 98% अंकों के साथ। यह देखकर करेन का नजरिया बदल गया और उसने पहली बार पैच से बातचीत की। पैच ने करेन को पिपेट बल्ब दिया और उसकी नाक पर लगाकर उसे हंसाने में कामयाब रहा। इसके बाद करेन और ट्रूमैन ने अस्पताल के जेरियाट्रिक वार्ड में एक मरीज को खिलौना बंदूक से गुब्बारे शूट करने का मौका देकर खुश किया। उस बुजुर्ग ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वह मरने से पहले एक बार और सफारी पर जाना चाहता है। एक अन्य महिला मरीज ने बताया कि वह हमेशा से स्पेगेटी के पूल में तैरना चाहती थी। उनकी बातचीत के दौरान अन्य मरीज भी अपनी इच्छाओं और बचपन की यादों को साझा करते रहे। जेरियाट्रिक वार्ड की इस यात्रा के बाद ट्रूमैन अपने रास्ते पर चला गया। इस दौरान पैच ने करेन को बताया कि वह उसे पसंद करता है। हालांकि करेन ने उसकी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे ठुकराया भी नहीं। अगले हफ्ते पैच अपनी हरकतों से मरीजों के दिन खुशनुमा बनाने में लगा रहा। उसने कमरा नंबर 305 में जाने का फैसला किया, जहां कैंसर के अंतिम चरण के मरीज मिस्टर एडम्स भर्ती थे। पैच ने उनके लिए नीना सिमोन का फीलिंग गुड गाना गाया, उम्मीद करते हुए कि उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन मिस्टर एडम्स ने गुस्से में पैच का कॉलर पकड़ लिया और उसे डांट दिया। इस घटना के तुरंत बाद वॉलकोट ने पैच को पकड़ लिया। उन्होंने उसे सख्ती से याद दिलाया कि प्रथम वर्ष के छात्रों को अस्पताल में कहीं भी नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पैच ने परीक्षा में धोखाधड़ी की होगी। पैच अपने कमरे में लौटता है और मिच का सामना करता है। उसे यकीन है कि मिच ने ही डीन को उस पर संदेह जताने के लिए उकसाया था। मिच इसे न केवल स्वीकार करता है, बल्कि अपने आरोपों पर जोर भी देता है। यह साफ हो जाता है कि मिच पैच से जलता है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बावजूद वह पैच से कम अंक हासिल करता है। मिच कहता है कि एक महान डॉक्टर बनने के लिए पेशेवर और कठोर होना जरूरी है। जवाब में पैच बताता है कि मिच की सोच अभी अपरिपक्व है, इसलिए वह कठोरता को सफलता का पर्याय मानता है। डीन की चेतावनियों के बावजूद पैच खाली समय में अस्पताल जाना जारी रखता है। वह फिर से कमरा नंबर 305 में जाता है और अपने मजाकिया स्वभाव से मिस्टर एडम्स को हंसाने में कामयाब हो जाता है। नर्सें यह देखकर हैरान और खुश होती हैं कि हमेशा चिड़चिड़े रहने वाले मिस्टर एडम्स अब खुलकर हंस रहे हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर वालकोट घोषणा करते हैं कि विश्वविद्यालय अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट्स की फेलोशिप के लिए एक सेमिनार आयोजित करेगा। पैच को स्वागत समिति का नेतृत्व करने का काम सौंपा जाता है। जब सेमिनार का दिन आता है, वॉलकोट और अतिथिगण पैच के आयोजन से हैरान रह जाते हैं। पैच ने कॉन्फ्रेंस हॉल के प्रवेश द्वार पर कागज से बने विशाल पैर लगाए हैं, जो ऐसा दिखता है जैसे कोई महिला पेट के बल लेटी हुई हो। दरवाजे के ऊपर एक बैनर लगा होता है जिस पर लिखा होता है, आपका गर्भाशय ग्रीवा पर स्वागत है। यह दृश्य वॉलकोट को गुस्से से भर देता है और वह तुरंत पैच को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर देते हैं। हालांकि मेडिसिन के डीन डॉक्टर जेपी एंडरसन पैच के काम और मरीजों पर सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए कुछ समय बाद उसे वापस बहाल कर देते हैं। एंडरसन पैच को चेतावनी देते हैं कि वह अस्पताल में अनधिकृत गतिविधियां न करें और अपने वरिष्ठों को नाराज करने से बचें। उसी दिन पैच को मिश्रित खबरें मिलती हैं। करेन अंततः उसे स्वीकार कर लेती है और दोनों पहली बार एक दूसरे को चूमते हैं। हालांकि उसी रात पैच को खबर मिलती है कि मिस्टर एडम्स गंभीर हालत में है। वह जल्दी से कमरे 305 में पहुंचता है, जहां एडम्स उससे फीलिंग गुड गाने की आखिरी इच्छा जाहिर करते हैं। पैच गाना शुरू करता है, लेकिन गाना खत्म होने से पहले ही मिस्टर एडम्स का निधन हो जाता है। दिल टूटे हुए पैच कमरे से बाहर निकलता है और रिसेप्शन पर एक महिला को रोते हुए देखता है। वह अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए संघर्ष कर रही होती है, क्योंकि उसके पास बीमा नहीं होता। यह घटना पैच को गहराई से प्रभावित करती है। अपने विश्वविद्यालय के समय के दौरान देखी गई तकलीफों और सीमाओं के कारण पैच फैसला करता है कि वह जरूरतमंदों की मदद अपने तरीके से करेगा। वह आर्थर मैंडेलसन की मदद से वेस्ट वर्जीनिया में 105 एकड़ जमीन खरीदता है। वहां वह गजनटाइट इंस्टीट्यूट नामक एक अनोखा क्लिनिक स्थापित करता है, जहां मरीजों का बिना मेडिकल बीमा के इलाज किया जाएगा, पूरी मानवता और सहानुभूति के साथ। दोस्तों को एक पुराने कॉटेज को क्लिनिक में बदलने के लिए राजी कर लिया। यह क्लिनिक हास्य और करुणा के जरिए मरीजों का इलाज करने के उसके दर्शन पर आधारित था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गजनटाइट इंस्टीट्यूट ने सभी जरूरतमंद मरीजों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। क्लिनिक में आने वाले मरीजों में से एक लॉरेंस सिल्वर था, जो एक अमीर व्यवसायी का बेटा था। करेन उसे पहले विश्वविद्यालय अस्पताल में देख चुकी थी और जानती थी कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। उसे लॉरेंस के इरादों को लेकर एक अजीब सा शक था।
जब उसने यह बात पैच को बताई तो उसने करेन को धैर्य रखने और दया दिखाने के लिए कहा। पैच का मानना था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लंबे और थकाऊ दिन के बाद पैच और करेन ने एक साथ वक्त बिताया। बातचीत के दौरान करेन ने खुलासा किया कि बचपन में वह शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी, जिससे वह हमेशा पुरुषों के प्रति आशंकित रहती थी। इस रहस्योद्घाटन ने पैच को गहराई से झकझोर दिया और उसने करेन को दिलासा देते हुए कहा कि वह दूसरों की मदद करके अपने दर्द को दूर कर सकती है। अगले दिन ट्रूमैन ने उन्हें बताया कि क्लिनिक की दवाएं खत्म हो रही हैं। पैच ने विश्वविद्यालय जाकर कुछ दवाएं चुराने का फैसला किया जब तक कि वे कोई और समाधान नहीं ढूंढ लेते। इस बीच करेन को लॉरेंस का एक संकटपूर्ण कॉल आया। उसने कहा कि उसे किसी से बात करने की सख्त जरूरत है। हालांकि करेन अकेले लॉरेंस के पास जाने से डरती थी, लेकिन उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब करेन लॉरेंस की हवेली पहुंची तो वह उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गई। दूसरी ओर लॉरेंस के व्यवहार में एक अजीब उदासी थी। शुरुआत में वह शांत और विनम्र था, लेकिन जल्द ही उसका व्यवहार अजीब हो गया। फिर एक चौंकाने वाली घटना घटी। लॉरेंस ने करेन को गोली मार दी और फिर खुद को भी मार लिया। कई घंटों बाद यह खबर विश्वविद्यालय में पैच तक पहुंची। इस घटना ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। करेन ने पहले ही उसे लॉरेंस के प्रति अपने संदेहों के बारे में बताया था, लेकिन पैच ने उसे सकारात्मक रहने और लॉरेंस की मदद करने के लिए राजी किया था। अब वह खुद को करेन की मौत के लिए दोषी मानने लगा। तबाह और गुस्से में पैच वेस्ट वर्जीनिया की संपत्ति के पास एक चट्टान पर चढ़ गया। उसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया। उसकी दुनिया अब अच्छाई और ईश्वर पर से विश्वास खो चुकी थी। निराशा में उसने भगवान से जवाब मांगा। तभी उसकी नजर एक तितली पर पड़ी जो उसके मेडिकल बैग पर बैठी थी और फिर उड़ गई। यह तितली उसे करेन की वह बात याद दिला गई जिसमें उसने खुद को एक कैटरपिलर कहा था और कहा था कि वह एक दिन तितली की तरह उड़ सकेगी। इस छोटे से संकेत ने पैच को गहराई से प्रभावित किया। उसने इसे एक दैवीय संकेत माना और आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि वह अपने मिशन को जारी रखेगा और करेन की याद को जीते हुए जरूरतमंद की मदद करता रहेगा। पैच अपने विश्वविद्यालय लौटता है, करेन की मौत से प्रेरित होकर लोगों की मदद करने का और भी दृढ़ निश्चय करता है। लेकिन हालात फिर से खराब होने लगते हैं जब करेन की मौत की जांच शुरू होती है। इस बीच डॉक्टर वॉलकोट को गजनटाइट इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है, एक ऐसा क्लिनिक जो बिना किसी लाइसेंसधारी डॉक्टर के चल रहा है। वॉलकोट इस तथ्य का और पैच के हास्यपूर्ण व्यवहार का सहारा लेकर उसे विश्वविद्यालय से दोबारा निष्कासित कर देता है। हालांकि इस बार पैच को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिलता है, उसका रूममेट मिच, जो कभी पैच से नफरत करता था, अब उसका समर्थन करता है और सुझाव देता है कि वह राज्य मेडिकल बोर्ड से अपील करे। पैच की अपील पर एक सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता मेडिसिन के डीन डॉक्टर जेपी एंडरसन करते हैं। सुनवाई के दौरान पैच स्वीकार करता है कि उसने गजनटाइट इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि यह चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का स्थान नहीं है। उन्होंने समझाया कि यह एक ऐसा स्थान है जहां बीमार और जरूरतमंद लोग अपनी समस्याओं को साझा करने और राहत पाने आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्लिनिक में मरीजों का सम्मानपूर्वक स्वागत होता है और वे वहां से हल्के मन से लौटते हैं। पैच ने जोर देकर कहा कि उसका उद्देश्य चिकित्सा छात्रों को यह सिखाना है कि मरीजों के साथ केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि करुणा और गर्मजोशी से भी पेश आना चाहिए। उसकी ईमानदारी, करुणा और कक्षा में उसकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां बोर्ड को प्रभावित करती हैं। हालांकि वे उसके सभी तरीकों से सहमत नहीं होते, लेकिन अंततः उसे स्नातक की अनुमति दे देते हैं। कहानी के अंतिम दृश्य में पैच स्नातक समारोह में भाग लेता है। हमेशा की तरह वह अपने विदूषक स्वभाव को नहीं छोड़ता। मंच पर आते ही वह दर्शकों और प्रोफेसरों के सामने झुकता है और खुद को अपनी टोपी और गाउन के नीचे पूरी तरह नग्न होने का खुलासा करता है, यह दिखाने के लिए कि वह कभी भी अपने व्यक्तित्व से समझौता नहीं करेगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।